exercise 9.3 and let's move to the question 8th question that is so a shopkeeper mark the price. mark मतलब mark price है वहां पे given already कितना है 8,000 rupees, ठीक है। उसके बाद क्या, सॉरी 5,000, उसके बाद क्या गिवन है आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज भी गिवन है यहाँ पे कितना है 10% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद स्टिल ही अर्न्स 40%, मतलब यहाँ प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन में करा था 40% का प्रॉफिट परसेंट है, मतलब कि यहाँ पे क्या है हमारे पास 9.2 और 9.3 दोनों एक्सरसाइज के जो फॉर्मूलाज है वो मिक्स हो गए, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज किस में आता है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में आता है। तो अब कल हमने करा था क्या था, एक होता है कॉस्ट प्राइस उसमें भी सेलिंग प्राइस आता है और एक होता है मार्क प्राइस और उसमें भी सेलिंग प्राइस आता है। कॉमन क्या होता है दोनों में, सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इनसे सेलिंग प्राइस निकालेंगे क्योंकि वहां पे हमारे पास ऑलरेडी एक कॉस्ट प्राइस गिवन था और यहाँ पे पूछा क्या है, उन्होंने कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मान लिया, इससे हमें पता है हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी से सेलिंग प्राइस निकालते हैं, कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो मार्क प्राइस सॉरी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, देखो 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 होता है ना फॉर्मूला, यहाँ एलसीएम ले लो 100, यहाँ कितना आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो ये वहां से लिखते हैं मल्टीप्लाई विद मार्क प्राइस, कितना हो गया 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 10, तो 90 अपॉन 100 पूरा पूरा लिखना है आप लोगों को, ठीक है। 5,000 2 zeros 2 0 कैंसिल आउट 4 5 तो 450 क्या आ गया हमारे पास रुपीज में सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब जो सेलिंग प्राइस है क्या वो इस प्रॉफिट वाले के लिए भी सेम ही तो होगा ना, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्योंकि हम एक ही बाइसिकल है उसी को हम सोल्ड आउट कर रहे हैं, उसी पे मार्क प्राइस डिस्काउंट और प्रॉफिट सब कुछ उसी पे गिवन। अगर हम मार्क प्राइस और डिस्काउंट से सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो वो कॉस्ट प्राइस और इस फॉर्मूला में भी सेलिंग प्राइस सेम होगा, ठीक है। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस होता है 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज है, अगर लॉस होता तो माइनस कर देते और मल्टीप्लाई विद एसपी, यही फॉर्मूला पढ़ा था। तो 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 40, तो 140 हो गया और मल्टीप्लाई विद 450, 10 से 10 कैंसिल आउट, इसके अदरवाइज ये वैल्यूज कहाँ होंगी 4 7 जा और 50, 14 5 जा होता है हमारे पास अब 0 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 20 प्लस 2 इज 22 अपॉन 7, तो 2250 और 7 आ गया हमारे पास, 7 3 जा 21, हाँ 27 3 जा 21 1 5 7 2 जा 14 1 4, एक सेकेंड यहाँ पे ये 2 जीरोज आएंगे, देखो 9 5 जा 45 और डबल जीरोज आएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ डबल जीरो कर लेना आप, एक जीरो कैंसिल आउट हो चुकी थी और बाकी ये जो बचा है तो मतलब एक और जीरो आ गई। अब देखो 7 3 जा 21 1 5 7 2 जा 14 1 0 7 1 जा 7 3 0, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 7 4 जा 28, आप सिंपली इसको वो कर लेना डिवाइड, ठीक है। 7 4 जा 28 एंड देन 2 एंड देन 9, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ अगेन सेम 7 के जैसे यहाँ सेलिंग प्राइस कॉमन होगा, लेकिन वहाँ पे क्या था एक वैल्यू हमारे पास मार्क प्राइस गिवन नहीं था, तो एक्स की कंसिडर, यहाँ पे भी एक्स की टर्म्स में हम कंसिडर करके दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, या सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल ली और उसके बाद इसमें पुट कर देंगे सेलिंग प्राइस का, प्रॉफिट हमें पता है और कॉस्ट प्राइस निकालने से, ठीक है। आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ 9th क्वेश्चन जो है हमारे पास है जीएसटी ऑफ 5% इज चार्ज। जीएसटी जो आजकल चल रहा है वो 5% चार्ज किया है फॉर आइटम सोल्ड एट ए शॉप। एक शॉप पे अगर कुछ भी सामान लेते हैं उनपे क्या है 5% जीएसटी लगा के वो लोग क्या करते हैं सामान को सोल्ड आउट करते हैं। रवि बोर्ड टी फॉर ₹304, ठीक है। मतलब कि उसने खरीद लिए तो वहां पे उन्होंने शॉपकीपर ने क्या करा है ऑलरेडी 5% का जीएसटी लगा के उसको दिया है। अब उन्होंने पूछा है कि कितना जीएसटी चार्ज हुआ होगा उस टी पे, ठीक है। अब परसेंटेज में तो पता है लेकिन हमें रुपीज में बताना कि कितना जीएसटी लगा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी जो है हमारे पास वो कितना है 5%, और जो यहाँ पे गिवन है जो कॉस्ट प्राइस है एक तरीके से वो क्या है हमारे पास ₹304, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जीएसटी चार्ज जो है हमारे पास वो कितना है
सिंपली क्या कर देंगे 304 मल्टीप्लाई विद 5% GST, जो कि हो जाएगा 5/100, क्योंकि परसेंटेज को हटा के हम क्या कर देते हैं उसको 0। ठीक है, 5 × 5 520, 2 10 एंड 2 1 5 एंड 2, तो कितना आ गया 15, 150/10, दैट विल बी इक्वल्स टू 15.20, और ये क्या है रुपीज, मतलब कि 15.2 रुपीज का वहाँ क्या हुआ है GST चार्ज लगा सिर्फ। ठीक है, हमें सिर्फ GST बताना था कि कितना रुपीज का उन्होंने GST लगाया हुआ किसी भी सामान पे। अब अगर वो पूछते कि उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी, मतलब कि उस कॉस्ट प्राइस, मतलब कि उस टी जो है उसकी प्राइस क्या थी विदाउट GST, तो हम क्या कर देंगे इसमें से ये माइनस कर देंगे। लेकिन हमें सिर्फ GST चार्ज पूछा था तो हमने क्या कर दिया, सिंपली 15.2 तक छोड़ देंगे। अगर पूछा होता कि यहाँ पे उस टी की एक्चुअल प्राइस बताओ विदाउट GST, ठीक है, तो वो क्या होगी, इसमें 304 में से 15.2 माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इफ ए कंपनी हैज 250 टर्नओवर देन GST इज पेएबल ऑन सेल्स और एडवांस। तो यहाँ पे हमेशा बस इसमें आंसर लिख लेना, GST 10th में सिर्फ एक ही आंसर लिखना है आपको, GST इज पेएबल ऑन सेल्स नॉट ऑन एडवांस, नॉट ऑन एडवांस, सिर्फ आपको ये आंसर लिखना है, सॉल्व नहीं करना है उसमें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल फॉर टुडे। So students, here we completed our syllabus for essay 1, or in the next class we revising from chapter number 6. So that is all for today. Thank you. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम, बेटा हम क्लास 8 में चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, बालक और बालिकाएं। चैप्टर हमने पढ़ लिया है कंप्लीट। आज हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तरों का रिवीजन। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में बेटा पहला प्रश्न है, यह कथा किस देश के इतिहास से संबंध है। बाकी ये प्रश्न बेटा हम कल कर चुके हैं मौखिक प्रश्न में, ये सेकंड वाला, और दूसरा है इसके अंदर सही विकल्प के। तो पहले यह कथा किस देश के इतिहास से संबंध है, उत्तर आएगा इजराइल देश के। राजा सुलेमान के पिता का क्या नाम था, डेविड। राजा सुलेमान के पिता का नाम था डेविड। राजा सुलेमान ने कब से कब तक शासन किया, तो राजा सुलेमान ने ईस्वी पूर्व 965 ईस्वी से ईस्वी पूर्व 922 तक शासन किया। राजा सुलेमान किस बात के लिए प्रसिद्ध थे, राजा सुलेमान अपनी बुद्धिमत्ता व न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। प्रीतिभोज के पीछे रानी का क्या उद्देश्य था, प्रीतिभोज के पीछे रानी का उद्देश्य था राजा सुलेमान की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना। तो प्रीतिभोज के पीछे रानी का उद्देश्य था राजा सुलेमान की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना। राजा सुलेमान किस बात के लिए प्रसिद्ध थे, राजा सुलेमान अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर में, भारतीय इतिहास में कौन सा नरेश अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, तो उत्तर आएगा भारतीय इतिहास में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। भारतीय इतिहास में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा सुलेमान ने किस देश पर कितने समय तक शासन किया था, तो राजा सुलेमान ने इजराइल देश पर 43 वर्षों तक शासन किया था। राजा सुलेमान ने इजराइल देश पर 43 वर्षों तक शासन किया था। सीबा की रानी राजा सुलेमान से ईर्ष्या क्यों करती थी, क्योंकि राजा सुलेमान उस समय के चतुर्थम व्यक्ति थे, यानी वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसीलिए वो सीबा की रानी उनसे ईर्ष्या करती थी। सीबा की रानी का राजा सुलेमान की परीक्षा के पीछे क्या उद्देश्य था, तो सीबा की रानी का राजा सुलेमान की परीक्षा के पीछे कारण था कि राजा सुलेमान की बुद्धिमत्ता की जो बात फैली है उसको गलत सिद्ध करना। सीबा की रानी स्त्रियों के कौन से गुण से अनभिज्ञ थी, सीबा की रानी स्त्रियों के स्वच्छता और सज्जा के गुण से अनभिज्ञ थी। कौन सा गुण, स्वच्छता और सज्जा के गुण, यानी सजावट है तैयार होने के गुण से अनभिज्ञ थी। राजा सुलेमान ने लड़कियों को किस तथ्य के आधार पर पहचाना था, तो राजा सुलेमान ने लड़कियों को किस तथ्य के आधार पर पहचाना था, लिखेंगे कि दोनों लड़कियों ने अपने हाथ कोहनियों तक खूब मल कर धोए थे तथा उन्हें तौलिए से भली भांति साफ किया था। इसी तथ्य के आधार पर राजा ने लड़कियों को पहचाना था कि दोनों लड़कियां थी, उन्होंने अपने हाथों को अच्छे से धोया था और तौलिए से अच्छे से साफ किया था। इसी तथ्य के आधार पर राजा सुलेमान ने उन्हें पहचाना था। राजा सुलेमान का चरित्र चित्रण कीजिए। राजा सुलेमान का चरित्र चित्रण क्या है, तो उत्तर है इसका दीर्घ में आपका
राजा सुलेमान है एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने 43 वर्षों तक इजराइल पर शासन किया। अपने शासनकाल में उन्होंने अनेक महान काम किए जिनके कारण उनका नाम विश्व इतिहास में अमर हो गया तथा उन्हें न्याय व बुद्धिमत्ता की किसी जगह जगह चर्चित होने लगे। तो यह है आपके पहले दीर्घ प्रश्न का उत्तर कि राजा हैं वो बहुत चतुर और बुद्धिमान थे और उन्होंने 43 वर्षों तक इजराइल पर शासन किया था और अपने शासनकाल में उन्होंने अनेक महान काम किए। उनका नाम इतिहास में प्रसिद्ध हो गया और उनके इतिहास उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय के किस्से हैं वो जगह जगह चर्चित होने लगे थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजा सुलेमान और सीबा की महारानी के मध्य हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। कि उन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ था उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो सीबा की महारानी ने राजा सुलेमान के बुद्धि परीक्षण के लिए प्रीतिभोज का आयोजन किया था। रानी ने राजा के समक्ष एक समस्या रखी और कहा कि आपको इस समस्या का समाधान बताना होगा। राजा समझ गया कि रानी ने उन्हें क्यों बुलाया है। राजा ने नर्म परंतु गौरवपूर्ण स्वर में उत्तर दिया कि मैं आपकी समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयास करूंगा। रानी ने राजा के सामने 4 बच्चे प्रस्तुत किए तथा कहा, रानी ने राजा के सामने 4 बच्चे प्रस्तुत किए और कहा कि आपको इनसे बिना बात किए बताना होगा कि इनमें कौन 2 लड़के हैं और कौन 2 लड़कियां। राजा ने अपनी बुद्धि से पता लगा लिया और रानी को बता दिया। रानी के पूछने पर राजा ने कहा कि आप स्त्री होकर भी स्त्रियों के सामान्य गुण से अनभिज्ञ हैं। मैं इन्हें स्वस्थता और सज्जा के गुण के आधार पर के कारण ही पहचान पाया हूँ। तो ये उन दोनों का जो संवाद था वो हमने संक्षिप्त रूप में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबा की महारानी की क्या समस्या थी और राजा सुलेमान ने उसका क्या समाधान निकाला, विस्तार पूर्वक बताइए। तो उत्तर है, सीबा की महारानी थी, उनकी समस्या थी 4 एक समान बच्चे जिनकी आयु 8 वर्ष थी तथा उन्होंने एक से वस्त्र पहने रखे थे। इन बच्चों में 2 बालक और 2 बालिकाएं थी। इन बच्चों से बिना बातचीत करे यह पता करना कि कौन से 2 बच्चे बालक हैं और कौन सी 2 बालिकाएं, ये उनकी समस्या थी। राजा ने क्या समाधान निकाला, राजा ने चारों बच्चों से मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए कहा और जब बच्चों ने खिलौने बना लिए तो मिट्टी को वापस बर्तन में रखने को कहा। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब राजा ने साबुन से लगाकर हाथ धोने के लिए कहा। अब राजा ने बच्चों से साबुन लगाकर हाथ धोने के लिए कहा तथा तौलिया लेकर हाथ पोंछने के लिए कहा। राजा बच्चों को ध्यानपूर्वक देखते रहे और 2 बच्चों के कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, रानी साहिबा ये 2 बच्चे बालिकाएं हैं और शेष 2 बालक। राजा ने लड़कियों को उनकी स्वस्थता और सज्जा के गुण पर पहचान लिया था क्योंकि लड़कियों ने हाथ कोहनियों तक मलमल कर धोए थे तथा लड़कों ने जल्दी जल्दी केवल कलाइयों तक हाथ धोकर उन्हें तौलिए से साफ किया था। तो ये आपके दोनों ही दीर्घ प्रश्न हैं, उत्तर हैं बेटा, ये दोनों ही बड़े हैं। तो आपको अगर आपने लिख रखे हैं तो लिखने नहीं है दोबारा। आगे है आपका शब्द भंडार। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के 2 पर्यायवाची हमने लिखने हैं। पर्यायवाची जैसे शासक का हो गया सत्तारूढ़ शासनकर्ता, वैसे ही विद्यमान मौजूद वर्तमान, आदेश आज्ञा हुक्म, अमर वस्तु आदित्य, उद्देश्य लक्ष्य ध्येय, सामान्य साधारण मामूली, पश्चात बाद में, अंत में, समक्ष सामने सम्मुख, निहारना ताकना देखना। ये क्या होगा, इनके आपके पर्यायवाची शब्द हैं। आगे है विलोम शब्द लिखने हैं आपको। जैसे सामान्य का असामान्य, ऐसे अंतर्गत बहिर्गत, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण यानी पास, अनुत्तीर्ण यानी फेल, विशाल क्षुद्र, स्वच्छ दूषित, शेष अशेष, जटिल सरल, शांत अशांत, गीली सूखी। आगे है संज्ञाएं बनाना है। बुद्धिमान से बना बुद्धिमता, सतर्क से सतर्कता, शासक से शासित, जटिल से जटिलता, स्वादिष्ट से स्वाद, मुस्कुराना से मुस्कुराहट। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाने। आपको विशेषण बनाने जैसे मेधा से मेधावी, स्त्री स्त्रीत्व, मान माननीय, इतिहास ऐतिहासिक, स्वच्छता स्वच्छ, भोज भोज्य, समान समानती, विश्वास विश्वसनीय, चाह चाहना।
ये है नीचे लिखे शब्द युग्मों के शब्दों के अर्थ को अंतर स्पष्ट करते हुए उन्हें वाक्य में प्रयुक्त करना है। तो यहाँ पर आपको एक समान दो शब्द दे रखे हैं, शब्द युग्म बोलते हैं जिनको, कि जो देखने में बोलने में थोड़े थोड़े समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। तो सदृश्य का मतलब होता है समरूप। सदृश्य हो गया आपका कि जैसे एक जैसा दिखने वाला, समरूप हो गया। समान होता है एक सा। सदृश्य का तो मतलब हो गया कि आपको कोई भी चीज है वो एक जैसी दिखेगी, वो सदृश्य यानी समरूप, एक समान रूप होता है। समान होता है एक सा, एक जैसा। जटिल और कुटिल। जटिल यानी कठिन हो गया, कुटिल मतलब चालाक। पूंछ दुम यानी पूंछ हो गई किसी भी जानवर की पूंछ। पोंछ हो गया पोंछना या साफ करना। आगे है नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयुक्त करना है। आपको वाक्य में प्रयोग करना है इनका। सतर्क हो जाना यानी होशियार हो जाना, तो आप इसका वाक्य में प्रयोग करोगे कि जैसे हो गया कि दुश्मन को देखकर सेना है वो सतर्क हो गई, इस तरह से तो आप इसको लिखोगे अपने आप। लोहा मानना श्रेष्ठता स्वीकार करना। लोहा मानना श्रेष्ठता स्वीकार करना, जिस प्रकार से चैप्टर में ही आया था कि किस प्रकार से कि रानी है वो उनका लोहा मान गई, की बुद्धिमानी का उन्हें लोहा मानना पड़ा। तो आप किस तरह से जैसे पाठ में आया आप उस वाक्य को भी लिख सकते हो। अब आपका ये प्रश्न आप खुद करेंगे बेटा कि सीबा की रानी का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। चित्रण है रानी का चित्रण, यानी कि वो किस तरह से थी उनके बारे में आपको बताना है। तो बेटा ये काम आपने बुक में ही करना है, जो भी आपको बुक में करवाया है मैंने बुक में करना है, और बाकी काम आपको नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू। Good morning, student. Welcome to online classes. This is Sarosh from MLP International School, Rajpura. Student, nowadays we are doing our revision part. So, preparation for the SA1. So, now today we will just in the same regard, we will just proceed. So, let us start. Good morning, student. Welcome to online classes. This is Sarosh. So, student, for class 8, today we are just going to do the revision of chapter number 3, that is Onam, the harvest festival of Kerala. तो स्टूडेंट आपको इस स्टोरी, ये चैप्टर 3 की स्टोरी आपको सबको पता है कि जो राजा है इसका, केरला का जो राजा था वो असुरों का जो है वो था। तो उसने जो है क्या किया था, वो सो स्ट्रांग और उसकी इतनी मतलब अपनी एबिलिटी थी कि वो जो है एक दिन उसकी एबिलिटी को देख कर के जो है इंद्र भगवान को ये लगा कि वो उस पर विजय पालेगा। तो उसने जो है फिर जो है रिक्वेस्ट करके विष्णु भगवान से का रिक्वेस्ट की कि जो है उसको हराए। तो इस तरह से जो महाबली राजा थे और केरला के, उससे जो वरदान मांगा विष्णु भगवान ने कि मुझे 3 स्टेप्स जमीन चाहिए, और इस तरह से उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और जब तीसरा पैर रखने लगे तो सी द पिक्चर, ही सेड दैट कि इफ देयर इज नथिंग लेफ्ट यू कैन जस्ट स्टेप ऑन माय हेड। तो उनको सर पे पैर रख करके इतना नीचे दबाया कि वो पाताल लोक से भी नीचे चले गए। फिर उनसे उनकी इस भावना को देखकर उन्होंने खुश होकर कहा कि जस्ट आस्क व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। तो उन्होंने कहा था कि गिव मी अ चांस सो दैट आई कैन कम बैक इन अ एयर टू माय प्लेस एंड आई कैन जस्ट मीट माय पीपल एंड माय किंगडम। तो वो उनको वरदान दिया गया था। तो 10 डेज का जो है ओनम जो है सेलिब्रेट किया जाता है केरला में, और वो उन्हीं राजा की वेलकम के लिए सारा कुछ होता है। सो स्टूडेंट, ये थी इसकी स्टोरी ओनम की। और अब इसका वर्ड मीनिंग देखिए। वर्ड मीनिंग के आपके जो है एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर वर्ड, जैसे जेलस का एनॉयस होता है। तो इसी तरह से इसके 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, यू हैव टू करेक्ट ऑन द 1 ऑप्शन। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी जो है ये एटलीस्ट जो है 15 to 20 इसके जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी शॉर्ट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस। अब देखिए ये क्वेश्चन एक्सरसाइज कि जो ये क्वेश्चन है इसके 1 वर्ड या फिर सेंटेंस में, एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है। What do festival mean of children? फेस्टिवल बच्चों के लिए फेस्टिवल का क्या मतलब होता है? तो इसमें क्या है, गुड फूड, न्यू क्लोथ्स एंड डेकोरेटेड हाउस। यानी उनके लिए फेस्टिवल का मतलब होता है कि अच्छा खाना खाने को मिलता है, नए कपड़े पहनने को मिलते हैं और घर जो है सजा हुआ मिलता है। नाउ सेकंड देखिए, फॉर हाउ मेनी डेज इन द फेस्टिवल ऑफ ओनम सेलिब्रेटेड? फॉर 10 डेज। 10 डेज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अब थर्ड देखिए, हु डू द 2 लिटिल वेल डेकोरेटेड
माउंट्स रिप्रेजेंट, यानी कि जो लिटिल दो चीजें जो बनाई जाती है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो क्या कहते हैं, महाबली एंड लॉर्ड विष्णु। ये दो चीजें जो बनाई जाती है वो लॉर्ड विष्णु और महाबली को रिप्रेजेंट करती हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए, एंड यू हैव टू टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। मैनी लीजेंड्स आर associated with almost all our dash festival, national, religious and culture। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, रिलीजियस। नाउ सेकंड देखिए, ओणम इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ डैश, केरला, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। इट इज केरला, केरला इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब नंबर 3 देखिए, द फेस्टिवल ऑफ ओणम फॉल्स इन श्रवण भाद्रपदा, दैट इज अराउंड अगस्त एंड सितंबर। तो अगस्त एंड सितंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4 देखिए, द पैडी इज फ्रेशली हार्वेस्टेड, यानी कि पैडी यानी कि जो वीट है, मेज है, पैडी। पैडी होता है जो चावलों का वो होता है, पौधा होता है, तो उसको हम पैडी कहते हैं जब उसको राइस को सेपरेट नहीं किया जाता है। तो दैट इज उस ओणम के टाइम पे जो पैडी जो है वो जो है ये फ्रेशली जो है हार्वेस्टेड की जाती है, उनको निकाला जाता है। अब नंबर 5 देखिए, इंद्रा द किंग ऑफ द देवर्स वाज डैश ऑफ महाबलीज पॉपुलैरिटी, जेलस ऑफ, सैड ऑफ, अनहैप्पी विद। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जेलस ऑफ है, कि देवा जो किंग है, जो देवताओं का राजा है, वो जेलस था महाबली की पॉपुलैरिटी से। नाउ 6 देखिए, he grew until he was as big as the universe। तो अर्थ, यूनिवर्स एंड सन, तो यूनिवर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। जो है विष्णु भगवान ने अपना रूप इतना बड़ा बना लिया जैसे कि ब्रह्मांड। नाउ द फेस्टिवल ऑफ ओणम इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 days। तो 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 10 इज द करेक्ट ऑप्शन। फेस्टिवल जो है 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। सो नाउ स्विचिंग टू द ट्रू फॉल्स, जो क्वेश्चन आंसर है इसमें, that you have to just do it from your own copy, because 2 and thrice I have just given you the revision part also, and I just explain you again and again. Now see the true false। our country is famous of lord of festivals, land of festivals। तो हमारी कंट्री जो है फेस्टिवल के नाम से जानी जाती है, तो ये आपका ट्रू है स्टेटमेंट। द पीपल ऑफ केरला डिपेंड मोस्टली ऑन फार्मिंग एंड फिशिंग ऑफ देयर लाइवलीहुड। ये भी ट्रू है, क्योंकि मोस्टली केरला के लोग जो फिशिंग और जो है फार्मिंग पर ही डिपेंड करते हैं। नंबर 3 देखिए, लॉर्ड विष्णु वेंट टू द प्लेस ऑफ महाबली इन द फॉर्म ऑफ द ड्वार्फ ब्राह्मण। दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि भेष बदल के वो ब्राह्मण के रूप में विष्णु भगवान जो है महाबली के दरबार में पहुंचे। ये वामना कवर्ड द एंटायर अर्थ इन 2 steps। अब ये स्टेटमेंट्स जो है फॉल्स है, उसने जो है एंटायर अर्थ को 2 स्टेप में नहीं बल्कि 1 स्टेप में ही कवर अप कर लिया था। नंबर 5 देखिए, महाबली रियलाइज दैट द वामना वाज नन ऑफ अदर देन द लॉर्ड जो है गणेशा इन रेस्क्यू, यानी कि महाबली को ये चीज रियलाइज हो गया था कि जो ब्राह्मण के रूप में जो है ये जो है भगवान गणेशा ये है, लॉर्ड गणेश जी हैं। तो ये चीज जो है फॉल्स है, बल्कि गणेश नहीं थे, जो है वो विष्णु भगवान थे। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब नंबर 6 देखिए, ड्यूरिंग ओणम ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली वेयर न्यू क्लोथ्स एंड गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर। नए जो है ओणम के समय में सभी मेंबर्स जो है फैमिली मेंबर्स को जो है नए कपड़े और गिफ्ट्स देते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 7 देखिए, prayers and pujas are followed with the last feast with sweets dishes। ये भी ट्रू है कि प्रार्थना और पूजा के साथ साथ जो है मिठाइयों को भी जो है बांटा जाता है। सो स्टूडेंट, आपका ये आज का ये वीडियो यहीं तक आपको। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट लाइक द वीडियो, share it and subscribe the channel, and don't forget to click on the bell icon. Thank you, take care and bye. For class 8 students, as you all know, in previous video we completed with the chapter number 11. Now we will start with the 12th chapter, that is prepositions. Now I will tell you what are prepositions. Prepositions refers to the prepositions is a word that is placed before noun or a pronoun to show the relation that the noun or a pronoun has the
has with some word in the sentence. It means this define is also given in your book also. Now I will tell you the prepositions. जो prepositions होते हैं हमारे, that are placed before noun or pronoun. Pronoun, they are called prepositions. For example, in, on, before, after, for, etc. They are the examples of prepositions, but according to the situations, these prepositions are used according to the sentences, but they are used before noun or a pronoun. We are having different kinds of prepositions. Now I will tell you the one by one which prepositions are used according to the time, according to the place. But before that, I want to tell you something, that prepositions is object of the preposition is also the noun or the pronoun before which a preposition is placed. जिससे जब noun और pronoun से पहले जो हम preposition put करते हैं, these are called object of preposition. They are the object of the preposition. For an example, with the help of example, I will tell you what are the object of the preposition. For an example, put the books on the table. Put the books on the table. In this sentence, on is the preposition. On, table is the object of the preposition. It means according to the table we are telling the preposition. Okay students, on the basis of this we are having a book exercise on page number 131. I will tell you how you are going to do this book exercise. Now let's start. In this question, underline the prepositions and name their objects in these sentences. What you are going to do, इसमें आपको prepositions को underline करना है और objects को ये बताना है कि object इसके अंदर कौन सा है. Now let's start. Beautiful orchards grew by the lake. By is the preposition, you are going to underline it, and lake is the object, so circle it and write it down object, and write it down object. Okay students, next sentence is put your binoculars in the toe with the camera and the map. In this sentence, with is the preposition, underline it. Camera and map are the objects, write it down by circling there these and write it down object at the end of the sentence. Okay students, like this you are going to do this exercise in your fair notebook. Now I will tell you the kinds of prepositions. Now kinds of prepositions. Kinds of prepositions is, first is time. Prepositions of time. According to the time, I will tell you, refer to the time, refer to the time, or duration, or duration of an action. The work you are doing. जो भी आप काम कर रहे हैं उसका ड्यूरेशन और उसका टाइम कि किस टाइम पे कर रहे हैं उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, जो ये दर्शाता है कि हमारा काम किस समय पे हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल,
Let us meet in the afternoon. In this statement, in is the preposition and it states that duration means on the afternoon. Afternoon is the time when they are meet. Okay students, next example is I will see you at 6 o'clock. In this statement, we are having at is the preposition and we are telling the time that is 6 o'clock. So we are telling the time, or you can say duration. When we are talking about time and duration, they all are called prepositions of time. Like this, we are having second kind of preposition, that is place. And in according to the place, refer to the place or you can say place. You can say that location or position of noun or pronoun. They states the relationship between. Okay, for example, Manisha is going upstairs, going up the stairs. In this statement, up is the preposition and they are talking about the place up, यानी कि वो ऊपर जा रही है. Next example is the spoons are on the table. In this statement, on is the preposition and on is indicates that the location, position, you can say position of the spoons on the table where we are putting the spoons. So on, up are the example of prepositions of place. So students, on the basis of time, we are having a book exercise on page number 132. In this book exercise, we are going to put some prepositions we are using according to the time. Now I will tell you something about the time. Prepositions of time. In is used as the time, but we are using in with different things like year, month, season, or you can say time duration, you can say. Like this, we are using on also in the time, and difference is we are talking about the particular things, that is days of the week. When we are talking about days of the week, like Sunday, Monday, तो these इन days का हम नाम बता रहे हैं particular, they are using on. Date, अगर हम particular date बता रहे हैं तब भी हम on word use करेंगे. जब हम किसी specific particular चीज़ का बताते हैं तो उन्हें we are using their on and in. Okay students, today I will discuss about the two kinds of prepositions, that is time and place. Make sure that you understand it and do it in your fair notebook.
Thank you everyone. Good morning students, welcome to our online classes. This is for class 8. In previous class we have completed our third chapter, Rural Life and Society, in reading. Today we do the exercise and short question answer of this chapter. So let we continue our class with the first part, fill in the blanks. Our first fill up is, under the Mughals there was a dash revenue collection system which consisted of dash. Answer is centralized revenue collection system and consisted of mansabdars. Second, 1/3 of the produce was generally collected as, कि जो 1/3 भाग प्रोडक्शन का कलेक्ट किया जाता था उसको कहते थे टैक्स. थर्ड इज, द विलेज इन द 18th century इंडिया could maintain dash सेल्फ सफिशिएंसी, कि 18वीं शताब्दी में भारतीय लोगों के जो गांव थे वो उन्होंने खुद से ही समृद्ध किए हुए थे. फोर्थ इज, द ब्रिटिश इन इंडिया वर्कड आउट डिफरेंट डैश कलेक्टिंग सिस्टम्स, रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम्स, कि ब्रिटिश ने भारत के अंदर बहुत सारे रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम्स के ऊपर काम किया. फिफ्थ इज, परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश इन 1793. आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस. लॉर्ड कॉर्नवालिस, LORD, लॉर्ड, CORNWALLIS, लॉर्ड कॉर्नवालिस. सिक्स्थ इज, in dash system revenue was directly collected from the royat or the tiller of the land peasant. जिसमें आपको रोयत या टीलर ऑफ द लैंड मिले वो कौन सा सिस्टम है? रोयतवारी सिस्टम. सेवंथ इज, इन डैश सिस्टम द विलेज स्टेट और महल वॉज जॉइंटली ऑन्ड बाय द विलेज कम्युनिटी. तो आंसर इज मालावारी सिस्टम, कि महल किसको कहते हैं? महल किसी विलेज को ही कहते हैं. तो ये क्या है? मालावारी सिस्टम इसीलिए कहा गया है कि किसी गांव के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम है उसको मालावारी सिस्टम कहा गया है. नाउ वी डू द गिव वन वर्ड ऑफ दिस चैप्टर. सो फर्स्ट इज, 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस जनरली कलेक्टेड, कि 1/3 जो कलेक्टेड किया जाता है, अभी हमने फिलअप में भी किया था, तो उसको क्या कहते हैं? टैक्स. सेकेंड, द विलेज इन द 18th century इंडिया कुड मेंटेन सेल्फ सफिशिएंसी, कि किसमें खुद को सक्षम बना लिया था? फार्मिंग में. थर्ड इज, हेरिडेटरी ऑनर्स ऑफ द लैंड, कि लैंड का मालिक जमींदार्स, JAMINDARS. फोर्थ इज, कैश क्रॉप विच वॉज यूज्ड बाय डाई टेक्सटाइल, कि टेक्सटाइल को, कपड़ों को डाई करने के लिए किस क्रॉप का यूज़ किया जाता था? आंसर इज इंडिगो. नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स. First is, the Indigo Rebellion broke out in Bengal in 1859-60. This is true. In India, indigo cultivation was carried out under two systems, Nij and Royti. This is also true. Indigo is a cash crop which was used to dye textile. True. Indians had always used irrigation to aid in agriculture since the early period. This is also true. The Bengal famine killed almost 1/3 of the population of the province. True. The commercialization of agriculture in India was argued to have made India a part of the global economy. This is also true. Now we do the short question answer of this chapter. Our first short question is, what was the permanent settlement? कि permanent settlement हमने बेटा settlement पढ़ी थी, कि परमानेंट सेटलमेंट, रोयतवारी सिस्टम एंड मालावारी सिस्टम. तो अब ये परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पूछ रहा है. द परमानेंट सेटलमेंट वॉज ए सिस्टम इन विच द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी अलेक्टेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली एंड द जमींदार्स वर मेड द हेरिडेटरी ऑनर्स ऑफ द लैंड. परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या होता है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो फिक्स कर दिया जाता है. ठीक है, जो रिवेन्यू कलेक्ट करना है हमें उसको फिक्स कर दिया जाता है, और जो जमींदार्स होते हैं उनको हेरिडेटरी ऑनर्स बना जाता है. मतलब उनको कि उन्हीं के जो वंशज होंगे वो इस लैंड के ऑनर होंगे. तो इस तरह हेरिडेटरी उनको पदानुक्रमित ऑनर बना दिया जाता है. सेकंड क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द रोयतवारी सिस्टम. रोयतवारी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है अब हमें.
In रोयतवारी system, the revenue was directly collected from the रोयत or the tiller of the land. रोयतवारी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो कलेक्शन होता है रेवेन्यू का वो डायरेक्टली कलेक्ट किससे किया जाता है कि जो रोयत होते हैं, जो टीलर ऑफ द लैंड होते हैं, जो लैंड को जोतने वाले होते हैं, जो लैंड के ऊपर काम करने वाले होते हैं. थर्ड इज एक्सप्लेन द मालावारी सिस्टम. मालावारी सिस्टम के बारे में बताना है. इन मालावारी सिस्टम द विलेज, स्टेट और महल, कि मालावारी सिस्टम में विलेज या जो महल भी गांव को ही कहा गया है, वॉज जॉइंटली ऑन्ड बाय द विलेज कम्युनिटी, कि विलेज कम्युनिटी के द्वारा ज्वाइंट होते हैं वो, विच वॉज ऑल्सो मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द रिवेन्यू, कि इसके अंदर जो विलेज की कम्युनिटी होती है, विलेज का जो समुदाय होता है, उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं वो ही रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वर द रोल्स ऑफ जमींदार्स, की जमींदार का क्या रोल होता है. जब ये जो सिस्टम्स हैं इनमें जमींदार का क्या रोल है, या जो अपना ब्रिटिश सिस्टम है उसके अंदर जमींदार्स का क्या रोल है. जमींदार्स बिकेम ए न्यू क्लास ऑफ कोलैबोरेटर्स और एलाइज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, की जो जमींदार हैं वो नया वर्ग है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का सहयोगियों के रूप में. ठीक है, कि जमींदार किस लिए उनके सहयोगी हैं, क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को देते हैं. जमींदार्स वर मेड द हेरिडेटरी ओनर ऑफ द लैंड, और जमींदार इस टाइम में क्या है, हेरिडेटरी ओनर है लैंड के. स्टूडेंट्स, वी रिवाइज द क्वेश्चन अगेन. व्हाट वाज द परमानेंट सेटलमेंट, कि परमानेंट सेटलमेंट क्या है. द परमानेंट सेटलमेंट वाज ए सिस्टम in which the amount of revenue to be collected was fixed permanently and the zamindars were made the hereditary owner of the land. परमानेंट सेटलमेंट के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसके अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो परमानेंट है और जो जमींदार हैं वो हेरिडेटरी ओनर है लैंड के. तो परमानेंट सेटलमेंट क्या हुआ कि ऐसा सेटलमेंट जिसके अंदर रेवेन्यू कलेक्शन जो करना है हमें वो फिक्स होता है और जमींदार जो होते हैं वो ओनर होते हैं लैंड के. सेकंड है एक्सप्लेन द रोयतवारी सिस्टम. अब रोयतवारी सिस्टम के अंदर आपको रोयत और जो टीलर ऑफ द लैंड, ठीक है, कि रोयत क्या है, जो व्यक्ति उस जमीन के ऊपर काम कर रहा है. तो इन रोयतवारी सिस्टम द रिवेन्यू वॉज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द रोयत और द टीलर ऑफ द लैंड, कि रोयतवारी सिस्टम में जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो डायरेक्टली कहाँ से होता है, रोयत. रोयत यहाँ पे किसान को कहा गया है और टीलर ऑफ द लैंड, की जो लैंड को जोतने वाला है. ठीक है, तो किससे रेवेन्यू कलेक्ट होगा, रोयत या टीलर ऑफ द लैंड से. बेटा आपको ये परमानेंट सेटलमेंट, रोयतवारी सेटलमेंट और मालावारी सेटलमेंट, ये तीनों बिल्कुल अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए इनके अंदर आपको, कि परमानेंट के अंदर परमानेंट है रेवेन्यू कलेक्शन, रोयतवारी में डायरेक्ट रोयत या टीलर ऑफ लैंड से लिया जाता है, और मालावारी के अंदर जो विलेज कम्युनिटी होती है वो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. तो तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेकिन तीनों ही अलग अलग हैं. अब थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मालावारी सिस्टम, की मालावारी सिस्टम के बारे में बताना है हमें. इन मालावारी सिस्टम द विलेज, स्टेट और महल, कि जो विलेज या जो महल होता है वो जॉइंटली ओन्ड बाय द विलेज कम्युनिटी, की जो कम्युनिटी से जोड़े जाते हैं, विलेज के समुदाय से जोड़े जाते हैं. विच वॉज ऑल्सो मेड रिस्पॉन्सिबल, कि जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द पेमेंट ऑफ रिवेन्यू, रिवेन्यू पेमेंट करने के लिए. तो रिवेन्यू वो खुद से तो पेमेंट करेगी नहीं, तो वो कहाँ से लेके करेगी, जो ये विलेज के जो यहाँ पे किसान होंगे, पीजेंट्स होंगे, उनसे ये रिवेन्यू लेके वहाँ से इसको सबमिट करेगी. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द रोल ऑफ जमींदार्स, की जमींदार का क्या रोल है. जमींदार बिकेम ए न्यू क्लास ऑफ कोलैबोरेटर्स और एलाइज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कि जमींदार क्या है, न्यू क्लास है, नया वर्ग है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहयोगी हैं वो. कोलैबोरेटर्स का मतलब क्या होता है, सहयोगी. अलाइज का मतलब भी क्या होता है, सहयोगी, कि उनके सहयोगी हैं, उनके सहायक हैं. कैसे सहायक है, कि ये रिवेन्यू को कलेक्ट करते हैं और फिर सरकार तक पहुंचाते हैं. जमींदार्स वर मेड द हेरिडेटरी ओनर ऑफ द लैंड, कि जमींदारों को हेरिडेटरी ओनर बनाया गया है लैंड का. ठीक है बेटा.
तो जमींदार का क्या रोल है कि रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार तक देना, उनका सहयोगी बनना और रेवेन्यू जो कलेक्ट करना है। और जमींदार क्या है? हेरिडेटरी ऑनर है लैंड के। I hope students you understand the exercise and the four short question answer of the chapter very well. We do the 2 remaining short question and long question answer in next class. Thank you. Have a nice day. Good morning, my dear student of class 8. This is Vinita ma'am, your science teacher. Student, in today's video we are going to do our long questions answer from 1 to 5. So let's do it. It relates to the chapter 7, that is the conservation of plants and animals. So let's start our today's session class. Student, in today's video, firstly we will do the first long question, that is what are the biosphere reserves, what are the objective of setting up biosphere reserve. Biosphere reserve क्या होते हैं, उसको किस तरीके से सेट किया जाता है, एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं. स्टूडेंट देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होता है स्टूडेंट, इट इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ protected land for conservation of wildlife, plants and animals, resource and traditional life of the tribals living in the area is called biosphere reserve. Student, biosphere reserve जो है एक ऐसे लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया को हम बोलते हैं जहाँ पर कि उस लैंड को प्रोटेक्ट किया जाता है. वहाँ पे जो रहने वाले जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, प्लांट एनिमल्स, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, ट्रेडिशनल लाइफ या फिर जो भी ट्राइबल्स वहाँ पर रह रहे होते हैं, उन सब को प्रोटेक्ट करना जो कि उस लिविंग और जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे होते हैं. उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द फर्स्ट वन इज टू कंजर्व डाइवर्सिटी, टू प्रमोट. सबसे पहले तो क्या हमें वहाँ पे जितने भी हमारी जैव विविधता है उसको बचा कर रखना है. टू प्रमोट रिसर्च ऑन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड अदर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट. जितने भी साइंस से रिलेटेड या इकोलॉजिकल कंजर्वेशन से रिलेटेड रिसर्च वगैरह हो रही है, या फिर इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जितने भी मतलब जो हमारे समाज का पर्यावरण है, जो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी हैं पहलुओं पर जो जांच वगैरह हो रही है, रिसर्च हो रही है, उसको कंटिन्यू करना, बचा कर रखना. टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग. जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है या एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड लोग हैं, जो भी मतलब एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है उसमें अवेयरनेस प्रोवाइड करना, एंड उनके लिए जो ट्रेनिंग वगैरह होती है उसके लिए. सो ऑल दिस क्रिएट अ नीड टू सेट अप द बायोस्फीयर रिजर्व. सो स्टूडेंट, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. राइट शॉर्ट नोट ऑन द प्रोजेक्ट टाइगर. आपको प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर शॉर्ट नोट राइट करना है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, उसमें क्या किस तरीके से हम टाइगर जो हैं उनको सेव करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, द गवर्नमेंट लॉन्च अ स्कीम कॉल्ड प्रोजेक्ट टाइगर. ये एक ऐसी स्कीम है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड है, एंड अप्रैल 1973 में स्टार्ट हुई थी. गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर. इस मतलब जो इस प्रोजेक्ट का एम था वो स्टूडेंट ये था कि इस स्कीम के थ्रू जितने भी हमारे टाइगर्स हैं, टाइगर की जो पॉपुलेशन है जो खत्म हो रही है, डे बाय डे डिक्रीजिंग लेवल पर आ रही है, उसको इंश्योर इस चीज की श्योरिटी करनी थी कि दे हैव टू प्रोटेक्ट द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस, और उनके रख रखाव का संरक्षण करना. जितना भी है टाइगर की पॉपुलेशन को जो कंट्री में कम होती जा रही है उसको बचा कर रखना. It is successful to some extent by conserving the habitats of tigers and thus restoring their number. और ये कुछ हद तक ये चीजें इसलिए भी बची हुई हैं क्योंकि देखिए स्टूडेंट क्या हुआ है, कुछ हद तक स्टूडेंट देखिए क्या हुआ है कि इसमें जो हमारे टाइगर की जो पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल भी हुआ है. बिकॉज मतलब लोग उसको जो खत्म होती जा रही थी वो उनके हैबिटेट्स को बचा कर संरक्षण में ला करके हमने उनके नंबर्स को, जो उनके नंबर्स डे बाय डे कम हो रहे थे, उसको रिस्टोर किया है, दोबारा से रीगेन हो रही है वो. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ द लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ. जो वाइल्ड लाइफ के जो मेजर कॉजेज थे, मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो मतलब किस रीजन से वाइल्ड लाइफ हमारी खत्म होती जा रही है. फर्स्टली तो ये रीजंस मेंशन है स्टूडेंट. सी, किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर मीट, स्किन एंड अदर बॉडी पार्ट्स. जानवरों को हम इसलिए मार देते हैं क्योंकि हमें उनसे मीट है, स्किन वगैरह उनकी है, और जो उनके अदर बॉडी पार्ट्स हैं वो हमें मिलता है, और उसको हम सेल वगैरह करके मार्केट में अच्छी इनकम होती है लोगों की. सो फॉर दैट पर्पज दे आर किलिंग द एनिमल्स, दे आर हंटिंग देम.
The next one is climatic changes like global warming, due to which some of the species are not adopted it. देखिए क्या हो रहा है. फर्स्ट द सेकंड रीजन इज अबाउट द क्लाइमेटिक चेंज दैट टेक प्लेस ऑकरिंग डे बाय डे, दैट इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग डे बाय डे बढ़ रहा है, and because of that reason most of the varieties or most of the species of the animals or plants are getting die or getting decline because they are not able to adopt that features. तो वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, उस उतनी गर्मी में अपने आप को वहाँ पर सर्वाइवल के लिए बना नहीं पा रही हैं, उस जगह को वो अपने हैबिटेट को अडॉप्ट नहीं कर पा रही हैं. सो दैट इज द रीजन पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड अफेक्ट प्लांट एंड एनिमल. जो हमारा जो लैंड का पोल्यूशन है, वाटर एयर का पोल्यूशन है, इससे भी हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स पे इफेक्ट पड़ता है. ड्यू टू इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, और जो हमारी ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो भी डे बाय डे बढ़ ही रही है. So due to that purpose we are going to cut the trees, we are clearing the land for forest land for other purpose. तो हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं और उसकी जगह हम उसको बिल्डिंग्स वगैरह के लिए, रहने के लिए, होटल्स वगैरह या अदर कोई भी पर्पस हो सकता है, उसके लिए उस जगह को यूज कर रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज नेचुरल डिजास्टर ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन रिडक्शन वाइल्ड लाइफ. जो नेचुरल डिजास्टर है उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज नेचुरल डिजास्टर ये दे आर ऑकरिंग ड्यू टू द नेचर, वो अपने आप हो रहे हैं, उसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है. बट इन सब चीज़ों से हम वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहें तो बचा सकते हैं इफ जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं उनको, जो उनके अंदर स्ट्रिक्टनेस रूल्स वगैरह हैं उनको फॉलो करके. सो नेचुरल डिजास्टर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है वाइल्ड लाइफ को खत्म करने का. कोई भी आपदा आ जाती है उसमें हमारे जीव जंतु खत्म हो जाते हैं. Now the question number 4 is define paper recycling. पेपर रिसाइकलिंग क्या होता है, हाउ डज इट हेल्प टू सेव इन्वायरमेंट. पेपर रिसाइकलिंग क्या होता है और उससे हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है. पेपर रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पेपर को हम 5 to 7 टाइम तक रिसाइकल कर सकते हैं, उसको अदर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं. सेकेंडली इट इज मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ द ट्री. जो हमारे वुड पल्प होते हैं, जो लकड़ी का गूदा होता है या आप कह सकते हो बार्क वगैरह होती है, इससे ये बनते हैं. इट सेव्स एनर्जी, वाटर नीडेड टू मैन्युफैक्चर पेपर. ये क्या करता है, जो वाटर और एनर्जी जो लगती है उसमें पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में, उसको बचाता है, वेस्ट होने से बचाता है. और जो हार्मफुल केमिकल्स हम यूज कर रहे होते हैं उसको बनाने के लिए, पेपर को बनाने के लिए, सो उसमें भी ये रिडक्शन करता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 रिलेट टू द IUCN. IUCN क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसकी कैटेगरीज में कौन कौन सी लिस्ट आती है. IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर. एक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये एक संघ है, एक यूनियन है जो बनाई गई है, जिसमें हम नेचर को कंजर्व करते हैं. नेचर में हमारा वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर रिजर्व, वट एवर द थिंग आर रिलेटेड टू द नेचर, जिसमें हमारे जीव जंतु सब आ जाते हैं, उन सबको इन्होंने सेव करने की कोशिश की है एंड प्लस में अपनी कोशिशों को कंटिन्यू कर रहे हैं. कीप्स अ ट्रैक ऑन द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज. क्या बनाते हैं ये, मतलब एक कॉन्टिन्यूसली ट्रैक बना रखा है इन्होंने कि स्टेटस अपडेट होता है. अब स्टेटस जितने भी हमारे स्पीसीज हैं उनका जो स्टेटस है क्या है, स्टेटस इन द सेंस वो कितनी खत्म हो रही हैं, बची हैं, क्या, कैसे, कहाँ सर्वाइवल में दिक्कत आ रही है. तो ऑल दीज रिलेट्स टू देयर स्टेटस, वो कंजर्व करके रखते हैं, प्लस में कीप देयर स्टेटस कंटिन्यू, फोकसिंग करके रखते हैं उसके उनके स्टेटस पे अराउंड द वर्ल्ड, ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में. दे आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज द स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल विच आर अंडर द पॉसिबल और इमिनेंट डेंजर. फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जान पहचान करते हैं उन जितनी भी स्पीसीज है उनको डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट और एनिमल की कैटेगरी को डिफाइन करके उसमें चेकआउट करते हैं कि कितनी इंडेंजर्ड में है, कितनी रेयर में, कितनी वल्नरेबल में. ऑल उन सारी स्पीसीज के बारे में वो देखते हैं कि किसको किस जगह की क्या फैसिलिटी की नीड है, वो सारा वो प्रोवाइड करते हैं. प्लस में जितना भी उनसे पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो कर रहे हैं जो कि उनको डेंजर से बचा सकते हैं, खत्म होने से बचा सकते हैं, या तो वो उनके आसपास या फिर डिफरेंट फ्यूचर के बारे में, मतलब आने वाले कुछ दिनों में या हो सकता है उनके फ्यूचर में. तो उनको उन्होंने 3 ग्रुप्स में डिफाइन किया है. द फर्स्ट वन इज इंडेंजर्ड स्पीसीज, सेकेंड इज वल्नरेबल, थर्ड वन इज रेयर स्पीसीज. इंडेंजर्ड में वो स्पीसीज आती हैं जो बहुत ही रेयर बची हुई हैं कि हमें देखने को ही मुश्किल से मिलेंगी, और उनकी कोई प्रजाति खत्म हो गई तो हम उसको दोबारा बैक वापस रेयरली बहुत मुश्किल से ला सकते हैं.
वल्नरेबल जो खत्म होने की कगार पर हैं। कुछ स्पीसीज इनकी बची हुई हैं, अगर हम कोशिश करें तो और भी उनसे वेराइटीज ऑफ नंबर्स ऑफ स्पीसीज हम बना सकते हैं। रेयर स्पीसीज रेयरली मतलब किसी पर्टिकुलर हैबिटेट पे हमें देखने को मिलती हैं, ऐसा नहीं कि वो हर जगह बनी हुई हैं या हर जगह हैं, बहुत रेयरली देखने को मिलती हैं, मतलब रेयरली इन द सेंस किसी प्लेस पर दिख गई किसी पे नहीं दिखी, तो इस तरीके से। तो अब ये भी धीरे धीरे वल्नरेबल भी धीरे धीरे इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएगी और रेयर भी धीरे धीरे वल्नरेबल और इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ जाएगी इफ़ हम अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू नहीं रखेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज वॉज द कंटेंट दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, that I want to discuss with you. All these long questions you have to write in your fair notebook, and it's my humble request to all, please note down it in your fair notebook. That's all for today. Goodbye. Student, in today's 8th class GK, I Priyanka ma'am discuss with you chapter number 12, deadly disease. In previous video I discussed with you chapter number 11, scientific invention. तो लेट्स स्टार्ट डेडली डिजीज। स्टूडेंट, जो डेडली डिजीज होती हैं वो बहुत ही डेंजरस होती हैं और जो एक ही रीजन से होती हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल होता है उसको चेंज करते हैं, तो इस तरह की बीमारियां हैं जो लग जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये जो डिजीज होती हैं इनके कारण जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट वन इज HIV एड्स। HIV और एड्स, जो एड्स नाम की डिजीज है वो किस रीजन से होती है? HIV नाम का वायरस होता है, उसके पॉजिटिव होने से ये बीमारी हो जाती है। ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आस्क की जा सकती है आपसे एग्जाम में। सो यू हैव टू लर्न द बोथ फुल फॉर्म HIV एंड एड्स। एंड एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम। इफ समवन टेस्टेड HIV positive, it means he and she has been infected with virus. The infected person does not have AIDS until the virus seriously damage his and her immunity system. Student, you know very well, जितने भी वायरस होते हैं ये हमेशा हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उस पे अटैक करते हैं, और इम्यूनिटी सिस्टम पे अटैक करने के कारण जो हमारा शरीर है वो वीक हो जाता है और समटाइम ये डेथ का रीजन होती है। ओके, तो HIV पॉजिटिव होने से एड्स होने के चांसेस हैं, और ये जो एड्स हैं ये अदर भी कई रीजन से हो सकती हैं, और जो मोस्ट ऑफ द जो वायरस की डिजीज होती हैं वो पेशेंट के टच में आने से ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो जो भी वायरस से मीन्स वायरस से जिसको कोई इफेक्ट हुआ है तो उस पेशेंट से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जैसे कि टुडेज टाइम में एक वायरस चल रहा है कोरोना वायरस, वो भी टच से ज़्यादा फैलता है, तो इसलिए वायरस के संक्रमण जो होता है जिस लोग को, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इबोला हेमोरफिक फीवर EHF। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको फीवर होता है, और क्या होता है धीरे धीरे उस वायरल या फीवर की वजह से जो वायरस है वो कंप्लीट बॉडी में इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसका केस कहाँ आया था? इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई इन अफ्रीकन कंट्री ऑफ सूडान। द वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। स्टूडेंट, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं, मीन्स हैंडशेक वगैरह करते हैं, या फिर ब्लड ग्रुप, या मान लो कोई पर्सन इबोला से इफेक्टेड है और उसका जो ब्लड है वो किसी दूसरे पेशेंट के में यूज किया गया है, तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। इट कैन ऑल्सो अकर वाइल हैंडलिंग इन्फेक्टेड चिंपैंजी। तो सबसे पहले जो ये इबोला वायरस है किस में मिला था? चिंपैंजी में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एवियन इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये इसको बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। इसमें जुकाम नाम की बीमारी होती है, मीन्स जैसे जुकाम हो जाता है हल्का, इस तरह की इन्फेक्शन होता है, और धीरे धीरे जुकाम के थ्रू ये कंप्लीट बॉडी में फैल जाता है। ह्यूमन वर फर्स्ट रिपोर्टेड बी इन्फेक्टेड हांगकांग इन 1997। जो ये वायरस है ये सबसे पहले किस में आया था? हांगकांग में 1997 में। क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लिव इन्फेक्टेड पोलैरिटी वाज द रीजन। ठीक है, इसमें जो क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से, तो
उसके ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज SARS, सर्व एक्यूट respiratory syndrome. SARS, it is respiratory disease caused by a type of virus called SARS-CoV. In 2003, the SARS outbreak starting from Asia affected more than 8,000 people, causing 813 death. 813 इसमें मौत हो गई थी. The outbreak was curbed by the year end. ठीक है, और ये कंप्लीट पूरे साल तक चला था, लास्ट में जाके थोड़ा खत्म हुआ था. जिस तरह से अब कोरोना वायरस धीरे धीरे उसका इफेक्शन है वो कम होता जा रहा है, मीन्स इससे डेथ कम हो रही है अब रिकवरी करने के बाद. नेक्स्ट वन इज डेंगू. डेंगू एक मॉस्किटो के काटने से फैलता है, और डेंगू नाम का मॉस्किटो होता है, उसके काटने से ये इन्फेक्शन कंप्लीट बॉडी में फैलता है. इसमें भी हल्का सा फीवर आता है. Incidence of this disease has recently become a major health problems in some part of country. The viral disease transmit to Aedes aegypti mosquito. तो ये इसका नेम है, साइंटिफिक नेम है इसमें जो मॉस्किटो है उसका एडेस अगेपत्ती मॉस्किटो, लेकिन जनरली इसको लोकल लैंग्वेज में डेंगू मच्छरी बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन इज कैंसर. दिस इज malignant growth of tumor that tends to spread the affect other cells. A cure for the cancer. Cure का मतलब होता है इलाज. Cancer is something medical research has been spending a lot of money on. मीन्स जो कैंसर नाम की डिजीज है इसका जो है इलाज ढूंढ लिया गया है, बट जो इसका इलाज है वो बहुत ही महंगा है. ए नॉर्मल पर्सन कैन नॉट अफोर्ड द मनी फॉर दैट टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है. तो स्टूडेंट, इनमें से कुछ ऐसे वायरस है जिनको रिकवरी कर लिया गया है और धीरे धीरे इनके जो इफेक्ट है उन पे काबू पा लिया गया है, मीन्स डेथ को रिकवर कर लिया गया है. जैसे कि अब कोरोना वायरस है उससे जो डेथ इन्फेक्टेड पर्सन बढ़ रहे हैं, बट जो डेथ है वो कम हो रही है अब धीरे धीरे रिकवरी करने के बाद. तो स्टूडेंट, आपको भी इस वायरस से बचने के लिए बी सेफ एंड स्टे होम and prepare your S7 exam. Okay, thank you. Have a nice day. Hello student, today's session Priyanka ma'am discuss with you subject computer. Here some basic question of computer are given. You have to learn for S7 exam. Our first and basic question is define computer with its full form. So everyone know what is computer. Computer is an electronic device दैट एंटर डेटा. सबसे पहले उसके अंदर डेटा एंटर करते हैं, फिर वो उसको कैलकुलेट करता है एंड प्रोवाइड रिजल्ट एज आउटपुट, और फिर उसको हमें आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करता है. अब नेक्स्ट वन इज फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर. स्टूडेंट, फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर की? सी का मतलब होता है कॉमनली, ओ का मतलब होता है ऑपरेटेड, एम का मतलब होता है मशीन, पी का मतलब होता है पर्टिकुलरली, यू का मतलब होता है यूज टू, और टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, एंड ई का मतलब होता है एजुकेशन, एंड आर का मतलब रिसर्च. तो स्टूडेंट, ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है आपकी कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली, यूज टू, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के फादर के रूप में कौन जाने जाते हैं? सर चार्ल्स बेबेज, और इन्होंने 1833 में फर्स्ट कंप्यूटर को इन्वेंशन किया था, ठीक है. तो स्टूडेंट, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर एंड फादर ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट इज द कंप्यूटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. स्टूडेंट, जो कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है उनमें सभी आते हैं, जैसे कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू, यूपीएस, स्पीकर, मेमोरी, लाइट पेन, जॉयस्टिक, प्लॉटर्स. बट अगर आपसे मेन कंपोनेंट पूछे जाते हैं तो मेन कंपोनेंट 4 ही होते हैं, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स एंड सीपीयू, ठीक है. तो सर ये सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे अब CPU is the main part of any computer system. Without CPU, without operating system, a computer cannot work. तो स्टूडेंट, यहाँ पे CPU के पार्ट देखिए. अब CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट.
इसको ब्रेन या हार्ट भी कहते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आज किया जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, विच डिवाइस इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो आप इस तरह के आंसर दे सकते हैं। नाउ हेयर कंप्यूटर में 3 यूनिट होती हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या वर्क करती हैं, कंट्रोल करती हैं सारे कंप्यूटर सिस्टम को। मेमोरी यूनिट में कोई भी डेटा जो कैलकुलेट हुआ है उसको स्टोरेज किया जाता है। और अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट क्या होती है, ये डाटा को कैलकुलेट करती है। कोई भी प्लस माइनस जो भी होते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई के सारे कैलकुलेशन कहाँ पे होती हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में। तो स्टूडेंट आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ टू स्टार्ट एंड टर्न ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। स्टूडेंट स्टार्ट की प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले हम फर्स्ट वी स्विच ऑन द पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। देन अगर आपके सिस्टम में यूपीएस कनेक्ट है तो पहले यूपीएस को कनेक्ट करेंगे फिर सीपीयू। लेकिन अगर यूपीएस नहीं है तो यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली सीपीयू, क्लिक ऑन डायरेक्टली सीपीयू एंड देन मॉनिटर, देन योर कंप्यूटर विल बी स्टार्ट। ये उन बच्चों के लिए हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में लिटिल नॉलेज है, मीन्स नॉलेज कम है, तो उनको पहले टर्न ऑफ स्टार्ट बटन, शट डाउन, डायरेक्ट मेथड। तो स्टूडेंट टर्न ऑफ करने के 2 मेथड होते हैं, एक तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे देन शट डाउन, और दूसरा मेथड है डायरेक्ट Alt+F4 प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर हमारा शट डाउन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के लिए 5 क्वेश्चन से आपको इन सभी क्वेश्चन को अगर राइट नहीं कर रखे हैं तो राइट कर लेना एग्जाम के लिए, और अगर राइट कर रखे हैं तो आपको सिर्फ लर्न करने हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।